नमस्कार बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को कुछ गणित में उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आप लोग 6, 7, 8 और 9वीं के क्लास में पढ़ के आए हुए हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को कक्षा 10 में आ गए हैं। लेकिन तमाम हमारे ऐसे बच्चे हैं जो पास होके 10वीं तक आ तो गए, लेकिन अभी उनको 5वीं के, 6ठी के, 7वीं के, 8वीं के और 9वीं के भी गणित के नियमों का अच्छी तरह से ज्ञान नहीं हो पाया है। यही कारण है कि उन बच्चों को जो है कि आगे की जो कक्षा 10वीं की गणित है, अध्यापक पढ़ा तो देते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि अगली लाइन आ कैसे गया, और समझ में उस टाइम पढ़ाते समय समझ में आ भी गया तो थोड़े दिन के बाद वो उसको भूल जाते हैं कि आखिर ये लाइन आई कैसे थी। उसका सबसे बड़ा कारण जो है, मेरा जो अपना अनुभव करता है कि सबसे बड़ा कारण यही है कि बच्चों को 5, 6, 7, 8 और 9 के क्लास में पढ़ाई गई मैथमेटिक्स अच्छी तरह से पता नहीं होता है, और उसके जो फार्मूले होते हैं उनके बारे में उनको पता नहीं होता है, जिससे जो है कि तमाम उनको परेशानियां यहाँ देखने को मिलती हैं। और सबसे बड़ा कारण यही है कि बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं और आगे जो है कि गणित पढ़ नहीं पाते हैं। और गरीब के बच्चे जो बेचारे होते हैं उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता है कि वो ट्यूशन करके भी पढ़ लें। और ट्यूशन में भी आप लोगों को 6, 7, 8 के बारे में कोई भी अध्यापक, ऐसे ही 100 में 2-5 अध्यापक होंगे जो कि 10वीं के बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहा है। तो अगर बच्चा कमज़ोर है तो 6ठी, 7वीं, 8वीं के गणित के बारे में भी आप लोगों को पहले समझाएं। जब वो जो है कि सूत्र फार्मूले आपको समझ में आने लगे तब आगे की मैथमेटिक्स पढ़ाई जाए, जो कि सबसे अच्छा तरीका यही होता है। लेकिन कोई भी टीचर आज आपको 6ठी, 7वीं, 8वीं का गणित पढ़ा करके आपकी कमजोरी दूर नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रश्नावली हल करवा देता है। और तो हमारा उद्देश्य वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो तमाम गरीब परिवार के बच्चे हैं बेचारे, जिनके माँ बाप भी इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि अपने बच्चों को कुछ बता पाए, उनका कुछ सहयोग कर पाए, अड़ोस पड़ोस या गांव में भी कोई उनके ऐसा नहीं है जो बच्चों को थोड़ा बहुत परेशानियों को दूर कर पाए, तो ऐसे बच्चों के लिए ही खास तौर से मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि हमारे जो गरीब घर के बच्चे हैं, जिनको कोई सहायता देने वाला उनके आसपास में नहीं है, हमारे साथ आप लोग जुड़िए। मैं आप लोगों को 6ठी, 7वीं, 8वीं से लेकर करके अच्छी तरह से गणित पढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा। मेरा मकसद पैसा कमाना बिल्कुल नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमारे बच्चे पढ़ने में अच्छे हों। चूँकि हम आप बच्चों को बड़ी अच्छी तरह से बता सकता हूँ, अपना अनुभव आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ विद्या ही एक ऐसी चीज़ है, पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ है कि एक रिक्शा चलाने वाले का बच्चा, एक मजदूर का बच्चा डीएम और एसपी बन सकता है। इसके अलावा पूरी दुनिया में और कोई गरीबों का माध्यम नहीं है कि कोई गरीब का बच्चा अच्छा खाना कमाने लायक बन जाए। तो आइए बच्चों, मैं थोड़ा सा आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताने जा रहा हूँ। आशा है कि आप लोगों को ये बहुत काम आएगा। गणित में प्रयोग होने वाले कुछ महत्वपूर्ण नियम। अब ये महत्वपूर्ण जो नियम हैं, ये क्या नियम हैं, इन्हीं के बारे में मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। आप लोग देखोगे कि 6ठी, 7वीं में आप लोग सारे नियमों को पढ़े हो और कक्षा पास भी कर लिए हो, लेकिन आज के डेट में भी आप लोगों को इन नियमों के बारे में पता नहीं है। यही सबसे बड़ा कारण है
कि हमारे बच्चे कमज़ोर रह जाते हैं और कमज़ोरी की वजह से उनको गणित में समझ में नहीं आता गणित, और वो पढ़ने में रुचि नहीं लेते हैं, उनको कोई सहायता नहीं देने वाला होता है, और वो बेचारा जो है पढ़ना तो चाहता है लेकिन उसकी मजबूरी यह है कि उसको गणित समझ में नहीं आती है, तो पढ़े कैसे। और ना ही उसको कोई बताने वाला है, ना माँ बाप इतना पैसा कमाते हैं कि उसको कोई अच्छी टीचर लगा करके ट्यूशन कर पाए। और बच्चा क्लास में अगर पूछने का प्रयास भी करता है तो एक दो बार बताने के बाद टीचर जो है कि कुछ बच्चे उसमें हंसना चालू करते हैं और बच्चा शर्मा जाता है, उसकी कमजोरी दूर नहीं हो पाती है। यही सबसे बड़ा कारण है कि कोई कमज़ोर बच्चा बेचारा जो पढ़ना चाहता है, सहायता के अभाव में वो पढ़ नहीं पाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए मेरे वीडियो काफ़ी कारगर साबित होंगे, और मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोगों को कहीं और ट्यूशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे से जुड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो का आप देखो। गारंटी देता हूँ कि आपका गणित मैं बिल्कुल ही सरल बना दूंगा, हर बच्चे को गणित समझ में आना चालू हो जाएगा, और हर बच्चा अच्छी तरह से गणित समझ करके अपने से सवालों को निकालना समझ जाएगा और अच्छे नंबरों से बोर्ड के एग्ज़ाम में पास भी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, जैसे हम देखते हैं कि एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक, इसको एलसीएम भी बोलते हैं शॉर्ट में, एलसीएम। आप सभी बच्चे इस नाम को बार बार सुनते होंगे। तो आज मैं सबसे पहले आप लोगों को लघुत्तम लेने के बारे में बताने जा रहा हूं, और आशा करता हूं कि आप लोगों को लघुत्तम निकालना बड़े ही आसानी से आ जाएगा। देखो, जैसे एग्जाम्पल लेता हूं कि पहले छोटी संख्या से चलेंगे, 6,15 का एलसीएम का मतलब यही लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो 6 और 15 का लघुत्तम ज्ञात करने का नियम क्या होता है, जिसका जिसका लघुत्तम आपको निकालना है, सभी संख्याओं का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड पहले प्राप्त करते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड ऐसा होता है, ऐसी संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो सिर्फ और सिर्फ अपने से विभाजित हो अथवा एक से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 4 नहीं होगा, 4 क्योंकि एक के अलावा 2 से विभाजित हो रही है, 2 दूना 4। लेकिन 2 या तो 1 से भाग जाएगा या तो 2 का 2 में ही भाग जाएगा। 3 या तो 1 से 1/3 होगा या तो 3 एकम 3 होगा। 5, 7, अब ना तो 8 होगा, ना तो 9 होगा, ना तो 10 होगा। क्यों? अगर आप 8 लेते हो तो 2 या 4 से विभाजित हो रहा है, 9 ले रहा 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, विभाज्य है। 10 भी 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 11 होगा, 11 अविभाज्य होगा। तो दी हुई प्रत्येक संख्याओं का पहले अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करते हैं। जैसे अब हमने इन दोनों का ज्ञात करना है, तो सबसे पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे। तो 6 बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3। देखो, 2 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है, और 2 का 3 में गुणा करोगे तो 6 मिल जाएगा। 1 नहीं लिखना है क्योंकि 1 तो सब में होता ही होता है। तो इसका हो गया। अब 15 का भी ऐसे करो, अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करो। अभाज्य का मतलब जो गुणनखंड आप लिख रहे हो वो सिर्फ उसी से भाग जाए अथवा 1 से जाए, उसके अलावा किसी और से भाग न जाए। अब 15 है, 3 गुणे 5, ठीक है भाई। ये 3 भी केवल 3 से विभाजित है अथवा 1 से। 5 में भी कोई और संख्या का भाग नहीं जाएगा, केवल उसी का जाएगा, तो 1 का जाएगा। तो ये सारे अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब इसलिए 6 तथा
15 का एलसीएम बराबर। अब देखो एलसीएम निकालने का ये नियम होता है कि सभी गुणनखंडों को गुणा का निशान लगा के लिख लो, लेकिन जो गुणनखंड दोनों में कॉमन है, यानी कि जो गुणनखंड दोनों में है उसको सिर्फ एक बार लिखोगे। जैसे देखो 2 इसमें नहीं है, इसमें है तो 2 लिख लिया, फिर गुणे 3 भी लिख लिया। अब 3 इसमें भी था और इसमें भी था, तो एक बार हम लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर गुणे 5 लिखेंगे, 5 इसमें है, इसमें नहीं है। अगर इसमें भी होता तो एक बार ही लिखते। तो इस तरह से इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, आप सभी का गुणा कर दो। 2 तिहाई 6 पंजे 30, ये आपका एलसीएम हो 30, इसका एलसीएम आ गया। अब आगे फिर बढ़ते हैं और का भी एलसीएम बताते हैं। हम आप लोगों को इसलिए ये सब बातें बताने जा रहा हूँ क्योंकि हमें पता है कि तमाम ऐसे बच्चे हैं जिनको एलसीएम निकालने नहीं आता है। और गणित में बढ़ चढ़ करके जो है कि इसका उपयोग किया जाता है। जब भी आप दो भिन्नों का जोड़ोगे अथवा घटाओगे, वो भी आगे बताऊंगा, तो इनका उपयोग किया जाता है। और आप लोगों को लघुत्तम सम अपवर्तक निकालने नहीं आता है और वही कहानी फंस जाती है, आगे आप बढ़ नहीं पाते। अब हम और अंक ले रहे हैं। इन 3 संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना है, तो अलग अलग तीनों का गुणनखंड करो। 5 बराबर केवल 5 ही हो जाएगा, क्यों, और कोई गुणनखंड है ही नहीं इसका। 12 बराबर लिखो, तो 12 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3। ये कैसे आएगा, देखो इसका भी नियम होता है। जैसे 12 का जो है कि अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करना है, तो कैसे करोगे आप, यहाँ लिख लो 12 और छोटी संख्या से भाग देना चालू करो। सबसे पहले 2 से चालू करते हैं। 2 से देखो भाग जाता है पूरा पूरा, अगर चला गया तब तो भाग दोगे। अगर 2 का भाग पूरा पूरा नहीं, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अगर 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है तो 3 से देखोगे, फिर 4 से देखोगे, फिर 5 से देखोगे, लेकिन इसी तरह बढ़ते जाओगे। लेकिन शुरुआत हमेशा 2 से ही होगा। तो 2 से देखो भाग जा रहा है, 2 छा के 12, 6 आ गया। फिर 2 से देखो भाग जाएगा क्या, 2 तिहाई 6, 3 आ गया। फिर अब 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जा रहा है, 3 एक कम 3। तो जब तक एक नीचे ना बिल्कुल आ जाए तब तक इस तरह से भाग देते चले जाते हैं। और जो ये हमारे जो है कि जिससे जिससे भाग गया है वही यहाँ पे गुणनखंड होता है। देखो मैं लिखा वही 2 गुणे 2 गुणे 3, तीनों को लिख दिया। अब आगे है 17। तो 17 अपने आप में खुद ही एक अभाज्य संख्या है। 17 में सिर्फ 17 का भाग जाएगा अथवा 1 का जाएगा, बाद बाकी किसी का जाएगा नहीं। तो ये अपने आप में 17 अभाज्य संख्या ही है, तो इसका कोई और गुणनखंड होगा नहीं। तो अब तीनों का अगर लघुत्तम आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, इसलिए 5, 12, 17 का एलसीएम बराबर। अब 5 का गुणनखंड लिख लो, पहले 5 ही है, फिर गुणे, यहाँ 2 बार आया है तो दोनों को लिखोगे, 2 गुणे 2, गुणे 3 भी है तो 3 भी लिखोगे, गुणे 17 यहाँ आ गया तो 17 भी लिखोगे। अब सभी का गुणा कर दो तो जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। तो 2 दूना 4, तिहाई 12, पंजे 60, 60 में 17 का गुणा करो। तो 60 में 17 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 17 शून्य 0 और 17 छक्का 102। आपका जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया, 1020। ये आपका आंसर। हम
कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को किसी भी दी हुई संख्या का लघुत्तम निकालना आ जाए। मेरा मकसद ये है, जिस बच्चे को ज़रूरत है वो बच्चा देखेगा, जिसको ज़रूरत नहीं है, आता है, वो ना देखे। लेकिन हम तो सिर्फ उसके लिए करना चाह रहे हैं जिसको नहीं आता है और आ जाए। अब आगे मैं कुछ और संख्या ले रहा हूँ। 4 का लघुत्तम निकालना है, एलसीएम, तो वही नियम आएगा। 7 का पहले गुणनखंड करो, 7 का एक बार ही अभाज्य है तो 7 एकम 7, और किसी से विभाजित नहीं होगा। 14 को 2 से भाग दोगे तो 2 सत्ते 14, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 7। अब 7 अपने आप में अभाज्य ही है। फिर 22 का निकालोगे तो 2 गुणे 11, 11 दूनी 22 आएगा। अब 30 का निकालो, अभाज्य गुणनखंड, तो 30 का क्या हो जाएगा, पहले 2 से भाग दोगे तो 15 आएगा, फिर 3 से भाग दोगे तो 5 बार जाएगा, फिर 5 से भाग दोगे तो 1 बार जाएगा। 23 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इन चारों संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाएगा, इसलिए 7, 14, 22, 30 का एलसीएम बराबर, अब देखो यहाँ से चालू करेंगे। 7 पहले लिखेंगे बराबर करके 7 गुणे 2। अब यहाँ तो कुछ है नहीं, इसमें आएंगे तो यहाँ 2 है तो 2 लिख दो गुणे। अब देखो यहाँ एक बार 7 हम ऊपर लिख चुके हैं, तो एक बार से ज़्यादा अगर यहाँ होता जो छूटा हुआ है वो लिखते, लेकिन इसमें 7 लिखा जा चुका है, इसलिए अब दोबारा यहाँ 7 नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ आ गए, यहाँ देखो 2 एक बार हम लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे। 11 बच रहा है तो 11 को लिख देंगे, 11 गुणे। यहाँ भी 2 एक बार लिखा जा चुका है, अगर एक से ज़्यादा बार 2 बार 2 होता तो जो छूटा है एक बार के अलावा है वो लिखते, लेकिन एक ही बार है तो नहीं लिखेंगे। फिर 3 कहीं नहीं लिखा है तो 3 को भी लिख लेंगे गुणे। अब 5 है तो 5 को भी लिख लेंगे, क्योंकि 5 कभी अभी नहीं लिखे हैं ऊपर। तो इन सब का गुणा करने के बाद जो आएगा ये इन सभी का लघुत्तम समापवर्तक होगा। गुणा कर लो, 5 × 15 दूनी 30, 30 सत्ते 210 बराबर 210। अब गुणे अभी 11 बचा हुआ है, तो फिर गुणा करो। 11 शून्य 0, 11 एकम 11 की 1, हाथ में आया 1, 11 दूनी 22 और 1 23। ये कितना हो गया, 2310। ये आंसर हो गया। अच्छा, अब इसका पहचान क्या है कि जो लघुत्तम समापवर्तक आएगा, जिसका जिसका हम लघुत्तम समापवर्तक चारों का निकाले हैं, अलग अलग ये जो संख्या है ये सभी से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। इससे भी भाग दोगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, इसका भाग भी पूरा पूरा चला जाएगा, इसका भी पूरा पूरा भाग जाएगा, इसका भी पूरा पूरा भाग जाएगा। यानी जिसका जिसका हम लघुत्तम समापवर्तक निकाले हैं, प्रत्येक संख्या से पूरी पूरी भाग चला जाएगा। किसी भी संख्या का जब भाग दोगे पूरा पूरा जरूर चला जाएगा, ये इसका नियम होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें 4 संख्याएं दी हुई हैं, तो सबसे पहले 9 है तो 9 का हम गुणनखंड प्राप्त करेंगे। पहले 9 के बराबर 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9। 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 14 बराबर 2 गुणे 7, 7 दूनी 14। 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 से भाग दोगे जब तो 3 सत्ते 21, फिर 7 से भाग दोगे तो 7 एकम 7, यानी 3 सत्ते 21। 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5। ठीक है बच्चों, तो अब इसका लघुत्तम समापवर्तक कैसे आएगा,
इसलिए 9, 14, 21, 25 का एलसीएम बराबर, अब देखो 9 का पहले लिख लेंगे 3 गुणे 3। अगर हम पहले इसको लिखे होते, मान लो, चलो पहले हम 21 का लिख लेते हैं, कहीं से भी लिख लो, लेकिन थोड़ा सा आपको कुछ समझाना है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। पहले हम 21 का लिख लेता हूँ, यहाँ से चालू करता हूँ। 21 का गुणनखंड में लिखा 3 गुणे 7। फिर हम ऊपर गए 14 में गए, तो 14 में देखो 7 एक बार ही था, तो एक बार तो 7 लिखा हुआ, लेकिन 2 नहीं लिखा हुआ अभी यहाँ पे कहीं, तो 2 यहाँ बच रहा है, तो 2 को लिख लेंगे गुणे 2। फिर गुणे, फिर आगे बढ़ेंगे ऊपर 9 का। अब देखो यहाँ 3 2 बार है, एक बार तो हम यहाँ लिखे थे, लेकिन अभी एक इसमें 2 बार है। तो मेरे कहने का मकसद यही है कि अगर किसी में 2 बार गुणा है किसी एक ही संख्या का, तो 2 बार लिखा जाएगा। अगर किसी में यहाँ पे मान लो 27 होता, तो 3 3 का 9 3 27, 3 बार होता तो 3 बार लिखते, यानी कि कोई एक भी छूटे ना। यहाँ 3 एक बार लिखा था, यहाँ 2 बार था, तो एक छूट रहा था तो उसको एक बार फिर लिख लिया। मेरा कहने का मतलब यही था। फिर यहाँ एक बार 3 लिख लिया। अब 25 का बचा हुआ है, गुणे 25 में 5 गुणे 5 है, दोनों लिख लो, 5 गुणे 5। अब अगर मान लो 5 एक बार कहीं पहले से लिखे होते और यहाँ 2 बार है, तो एक बार लिखा भी होता तो एक छूट रहा था तो उसको जरूर लिखते, लेकिन यहाँ ऐसा था नहीं, दोनों यही है, तो 2 बार लिख लिए। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि एक बार अगर आप लिखे हो किसी का गुणनखंड 2 बार एक ही संख्या है, तो 2 बार उसको एक बार और लिखोगे। अगर किसी में 2 बार लिखे हो यहाँ, और नीचे अगर मान लो 3 कहीं 3 बार आया होता, तो 2 बार पहले से लिखे होते, तो एक छूट रहा था तो एक बार और लिखते। मतलब जितनी ज़्यादा बार किसी में गुणनखंड के रूप में आया है, वही ज़्यादा वाला ही लिखोगे, कोई छोड़ना नहीं है। लेकिन एक बार अगर जैसे 7 यहाँ भी एक ही बार था, 7 यहाँ भी एक ही बार था, तो जब ऑलरेडी एक बार यहाँ ऊपर से लिख लिए हो कहीं एक बार, तो दूसरी में भी एक ही बार है तो उसको नहीं लिखना है, क्योंकि एक बार लिख चुके हो। हाँ, एक बार से ज़्यादा बार आया होता तो जरूर लिखते, लेकिन एक बार लिख लिए हो, एक ही बार आ रहा है, तो कितने में भी एक बार आया वो उसको दोबारा नहीं लिखना। अब गुणा कर लो, 5 5 25, 3 75, दूना 150, 150 और 3 तो 150 3 कितना हो जाएगा, 15 3 45, 450, 450। अब गुणे भी 7 बचा हुआ है, तो बराबर 7 0 0, 7 0 0 हो गया। 7 5 35 की 5, हाथ में 3, और 7 चौक 28, 28 और 3 31। तो आपका ये आंसर हो गया 3150। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ कि थोड़ा बहुत आप लोगों को जो है कि लघुत्तम लेना समझ में आ गया होगा। अब इस लघुत्तम समापवर्तक का उपयोग कहाँ किया जाता है गणित में, कैसे आपको लघुत्तम समापवर्तक का उपयोग किया जाता है, वो भी थोड़ा सा मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों से। लघुत्तम समापवर्तक का उपयोग, इसका उपयोग कैसे होता है, जब किसी 2 अथवा 2 से ज़्यादा भिन्नों का आपस में जोड़ना होता है अथवा उनको घटाना एक दूसरे से होता है, तब जो है कि एलसीएम का प्रयोग किया जाता है। अब भिन्न क्या होता है, अगर कोई संख्या बटे के रूप में लिखी हुई है तो वो भिन्न होता है। जैसे आपका 2/3 ये भिन्न कहलाता है। भिन्न क्यों कहलाता है, क्योंकि बटे में है। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो अगर कोई भी जो है कि संख्या बटे के रूप में इस प्रकार से लिखी हुई है, तो इसका नाम क्या होता है, भिन्न कहलाता है। अब देखो हम 2-3 भिन्न लिख रहे हैं यहाँ पे, और एलसीएम कैसे प्रयोग करते हैं उसको बताते हैं। मान लो आपका दिया हुआ है
5/7 प्लस 3/2 माइनस, या पहले इसी को समझा देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अब इन दोनों को आपस में जोड़ना है, ये दो भिन्न है क्योंकि बटे में दोनों है। अब इनको आपस में आपको जोड़ना है, तो जोड़ने का क्या तरीका होता है कि जितने भी भिन्न को आपस में जोड़ना है या जिसको जोड़ना घटाना है, सभी के हरों का लघुत्तम समापवर्तक पहले लेके हम नीचे लिख देते हैं। जैसे पहले का हर क्या है 7 है, दूसरे का हर क्या है 2 है। अब लघुत्तम किसका किसका लेंगे, 2 और 7 का। तो देखो 2 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य है, तो इन दोनों का जब आप जो है कि एलसीएम निकालोगे तो दोनों का गुणनफल हो जाएगा। कैसे देख लो, 2 बराबर 2 हो जाएगा और 7 बराबर 7 ही रहेगा और कोई गुणनफल बनेगा। तो इसलिए दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 × 7 हो जाएगा। तो जब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप लगाने लगोगे तो डायरेक्ट यहीं से आपको समझ में आना चालू हो जाएगा। तो बराबर कितना आ जाएगा 14, 7 दूनी 14। तो वही हम एलसीएम बोलते हैं कि यहाँ पे भाई एलसीएम लेकर एलसीएम इसका एलसीएम लेने पे, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, 14 लेंगे। अब एलसीएम तो निकालने आ गया, लेकिन अब आगे कैसे बढ़ोगे आप, एलसीएम लेके यहाँ लिख देते हैं, फिर हर से इसमें भाग देते हैं। तो 7 से इसमें जब भाग दोगे तो 7 दूनी 14 2 बार गया। अब भागफल जितना आता है उसका अंश में गुणा करके तब लिखते हैं। तो 7 दूनी 14 2 बार गया। अब 2 का 5 से गुणा करोगे तो 2 पंजे 10। अब यहाँ कितना लिख दोगे 10। फिर धन निशान है तो धन का चिन्ह लिखो। अब फिर इस वही चीज़ यहाँ करना है, अब 2 से भाग देना है, तो 2 सते 14 7 बार गया, जितनी बार भाग गया उसका ऊपर गुणा करो, तो 7 त्रिक 21 हो गया। अब यहाँ धन है तो दोनों को जोड़ दो, तो 21 और 10 कितना हो गया 31 हो गया, 31/14। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के दो भिन्नों को जोड़ना हो अथवा घटाना हो, या एक भिन्न हो और एक जो है केवल अंक हो, तो उसके लिए भी लघुत्तम लेके ही हम हल कर सकते हैं। यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक का ऐसे सवालों को जोड़ने अथवा घटाने के लिए किया जाता है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको और बताने जा रहा हूँ। ये तो एक तो भिन्न है, लेकिन एक तो पूरा पूरा संख्या ही है, अंक ही है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर एक अंक है और एक भिन्न है, तब पर भी लघुत्तम ही लेना पड़ेगा। जिसका हमें पता होना चाहिए कि प्रत्येक संख्या अथवा अंक का हर हमेशा एक होता है, यानी किसी भी संख्या या अंक के नीचे हम एक लिख सकते हैं। तो ऐसे जब सवाल आए कि एक केवल अकेला अंक हो और एक जो है भिन्न दिया हो, तो तुरंत जो अकेला है उसके नीचे एक हर लिख करके उसको भिन्न बना लो। अब ये भिन्न बन गया इसके जैसा। तो अब क्या करोगे, वही नियम लगेगा। इन दोनों का हर है तो इन दोनों के हर का जो है कि लघुत्तम समापवर्तक ले लो। तो ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4, तो 4 ही लघुत्तम होगा। अब 1 से जब 4 में भाग दोगे तो 4 बार जाएगा। अब 4 का भी यहाँ भी गुणा करोगे तो 4 पंजे 20 हो जाएगा। माइनस 4 से इसमें भाग दो, 4 1 कम 4 हो गया। 1 से 3 में गुणा करोगे तो 3 ही आएगा। तो अब बराबर हो गया 20 में से 3 गया 17/4, ये आंसर आ गया। इसी तरह यहाँ चाहे धन होता तब पर भी यहाँ धन करके जोड़ देते, बस अंतर यही था। चाहे धन हो या ऋण हो, चाहे किसी भिन्न में से कोई दूसरी भिन्न को जोड़ना हो अथवा दूसरी भिन्न को घटाना हो, चाहे किसी भिन्न में से एक अकेले अंक को जोड़ना है अथवा घटाना है, तो हर जगह आप लघुत्तम लेकर के ही कर सकते हो। और दूसरा तरीका आपको गणित में नहीं पता है, इसलिए इस तरह के सवाल आपके गणित में हमेशा मिलेंगे, जिनको आगे हल करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि सभी के हरों का लघुत्तम लेकर के तब इस तरीका से आप हल करोगे। इसलिए लघुत्तम समापवर्तक निकालना सभी बच्चों को बहुत ही जरूरी है कि आना चाहिए। आगे मैं एक सवाल और बता के समझाता हूँ।
देखो जब भी ऐसा देगा तो नीचे वाले का पूरा पूरा भाग किसी में नहीं जाएगा। एक हम और यहाँ लिख लेते हैं +7। चलो थोड़ा सा समझाने के लिए अब इतनी बड़ी को आपको जो है कि हल करना है। तो देखने में आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर आपको नियम पता है तो कुछ भी नहीं है। और 10 इसमें जोड़ दे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको नियम पता है। तो बच्चों सबसे पहले जरूरी क्या है कि आपको आगे हल कैसे किया जाएगा वो तरीका पता हो, नियम पता हो। अगर आपको नियम पता है तो कितना बड़ा सवाल हो कोई फर्क नहीं है। तो नियम आपका क्या है, देखो यहाँ एक अकेला सा अंक है और सब भिन्न है, तो तुरंत आपको क्या करना है कि जो अकेला है उसके नीचे पहले बटे में 1 लिख करके उसको भी भिन्न बना लो। अब जब सारे भिन्न बन गए तो अब क्या करना है, इसमें सभी का जो हर है, सभी के हरों का आपको क्या करना है, लघुत्तम लेना है। अब देखो यहाँ 3 का हर 5 है और एक अकेला 3 है, तो इसका लघुत्तम आसान रहेगा। चलो थोड़ा सा इसको और बदल देते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ पे मान लो आपको 5 के बजाय 7/4 है, मान ऐसे। तो अब क्या करोगे आप कि 1, 5, 4, 3 और 5 इन सभी का लघुत्तम समावर्तक निकालोगे, और जो लघुत्तम समावर्तक आएगा उसको यहाँ आप लिख दोगे। तो कितना आएगा अभी मैं बता दे रहा हूँ। 5 का निकाल लो, 5 बराबर 5 ही रहेगा। यहाँ 4 है, 4 बराबर 2 गुणे 2 आएगा। यहाँ 3 है, 3 के बराबर 3 ही रहेगा। यहाँ 5 है तो 5 के बराबर 5 ही रहेगा। इसलिए सभी का एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। यहाँ ये 5 नहीं लिया जाएगा क्योंकि एक बार 5 ले चुके हो, तो यहाँ तक का गुणा कर लो। तो 5 दूनी 10 दूनी 20 23 60। लघुत्तम कितना हो जाएगा, 60। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से यहाँ पे लघुत्तम आ गया 60। अब ये आराम से हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको इतना लघुत्तम लेने आ गया। अब आपका नियम कहता है कि सभी के हर से इसमें भाग देते जाओ और भागफल जितना है ऊपर गुणा करते जाओ। देखो 1 से जब 60 में भाग दोगे तो कितना आएगा, 60 बार जाएगा। और 60 का जब 7 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 सत्ते 42, 420 आ जाएगा। ये लो। अब 5 से भाग दो 60 में तो कितनी बार जाएगा, 12 पंजे 60, 12 बार जाएगा। यहाँ धन है तो यहाँ धन लिख लो, 12 बार गया। अब 12 का फिर 17 में गुणा करो तो 12 पंजे 60, 12 छः 72, 12 सत्ते 84 की 4, हाथ में 8, और 12 कम 12, 12 8 20, 204 आ गया। फिर माइनस, अब 4 से इसमें भाग दो तो 4 1 कम 4, 20 बचा, 4 पंजे 20, 15 बार गया। तो 15 चौका 60, 15 बार गया। अब 15 से 7 में गुणा करो तो 15 पंजे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105 हो गया। फिर माइनस, अब 3 से इसमें भाग दो तो 3 दूनी 6, 20 बार गया, 20 23 60। अब 20 से इसमें गुणा करो तो 20 दूनी 40 हो गया। फिर माइनस, अब 5 से इसमें भाग दो तो 12 बार जाएगा, और 12 का 21 में गुणा करोगे तो 12 कम 12 की 2, हाथ में 1, 12 दूनी 24 और 1 25। अब देखो ये नियम होता है कि जो धन है, सबसे पहले अगर कोई चिन्ह नहीं है तो ये धन माना जाता है। ध्यान देना आप लोग, 420 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये धन है। क्योंकि शुरुआत में अगर धन चिन्ह होता है तो लिखा नहीं जाता है, ऋण होता है तो लिखा जाता है। अगर नहीं लिखा है तो इसका मतलब यहाँ धन छुपा होता है। तो पहले धन वालों को सबको जोड़ लो, तो ये धन वाले हैं सब। 4 और 2 6, 624 हो गया, तो बराबर 624।
और माइनस, सारे माइनस वालों को जोड़ लो, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो कितना हो गया, इसको इसमें जोड़े तो हो गया 292, 292 और 5 97, 297 और 100 कितना हो गया 397 बटा 60 अभी है ही है बराबर। अब इसमें से इसको अब घटाओगे तो 4 में से 7 नहीं जा रहा है, एक उधार लिया, 14 में से 7 गया 7, फिर एक बचा हुआ है, 1 में से 9 नहीं जा रहा है, एक उधार लिया तो 11 हो गया, 11 में से 9 गया तो 2, फिर यहाँ पे 5 बचा है, 5 में से 3 गया 2, यानी 227 बटा 60 बराबर। अब देखो अगर एक ही संख्या से ऊपर नीचे भाग जा रहा है पूरा पूरा तो भाग देके इसको छोटा बनाएंगे, अगर नहीं जा रहा है तो यही उत्तर हो जाएगा। तो 3 से 7 जाएगा क्या, 3 सत्ते 21, एक बचा, 3 5 15 नहीं जा रहा है, 3 से ये तो कट जाएगा, 3 दूनी 26 बार, लेकिन ये नहीं कट रहा है इसलिए आंसर यही हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आप लोगों को लघुत्तम का उपयोग ऐसे सवालों को हल करने में किया जाता है। आपको इसका उपयोग गणित के त्रिकोणमिति में भी मिलेगा, हर जगह जो है कि लघुत्तम का मैक्सिमम गणित में उपयोग आपका लघुत्तम समापवर्तक का किया जाता है। इसलिए मैंने आज आप लोगों को थोड़ा सा लघुत्तम निकालना बताया हूँ, जिससे आप लोगों को गणित आसानी से समझ में आने लगे। और आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात और मैं बता दूं कि अभी मैंने एक किताब भी बनाया हूँ, ये आपका जो है कि कक्षा 10वीं का जो है कि यूपी बोर्ड का एनसीईआरटी पैटर्न की हमारी एक गाइड है, जो कि पूरा कक्षा 10वीं की जो भी गणित है एनसीईआरटी की जो यूपी बोर्ड में चल रही है उसका संपूर्ण इसमें हल है। मात्र 140 रुपये में आपको मिलेगा। और इसमें आप देखोगे कि जो आपको ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ सारी प्रश्नावली पूरी हल भी की हुई है। और इसके साथ आप देखोगे तो इसमें जो है कि जो आपके 6, 7, 8 और 9 के सारे फार्मूले इसमें डले हुए हैं। प्रश्नावली के शुरुआत में सारे पहले फार्मूले ही आपको डले हुए हैं, जिसको आप यहीं पे कहीं भी आप 6, 7, 8 की किताब उठाने की जरूरत नहीं है। ये सारे फार्मूले आपको यही किताब में एक ही जगह मिल जाएगा। सबसे अच्छी जो बात है कि इसमें जो है कि आपको सारे फार्मूले पहले फार्मूला दिया गया है जो कि 6, 7, 8 की किताबों से लिया गया है और यहाँ की भी 9, 10 की भी किताबों से लिया गया है। आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ इसी किताब में सारे फार्मूले, हर प्रश्नावली में जो जो सूत्र का 6, 7, 8 का उपयोग किया जाएगा इस किताब में प्रश्नावली से पहले आपको सारे सूत्र बताए गए हैं, सारे सूत्र दिखाए गए हैं, लिखे गए हैं। और फिर बाद में जो है कि एक एक प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है। और अगली लाइन कैसे आई है इसको आपको ब्रैकेट में जो है कि दाहिने तरफ जो है कि सारे को जो है कि लिख के समझाया भी गया है। और इसमें जो है कि ये भी दिया गया है किस प्रश्नावली से आपके बोर्ड में कितने नंबर के प्रश्न आएंगे। इसका मूल्य 155 रुपया है, लेकिन मैं जो है कि 140 रुपये का इसको बच्चों को दे रहा हूँ। आप ये किताब अभी मिर्ज़ापुर में उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश के और ज़िले में मैं भेजना चाह रहा हूँ, लेकिन किसी कारणवश अभी नहीं मैं भेज पाया हूँ। लेकिन मिर्ज़ापुर में अगर किसी भाई को चाहिए तो मेरा नंबर है, आप मेरे नंबर को नोट कर लो, 81 30 61 19 45। ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप लोग जो है कि इस किताब को, किसी भाई को अगर ये किताब खरीदना है तो इस मोबाइल नंबर पे मेरे से कांटेक्ट करो कि आपको किताब चाहिए, तो मैं आपके किताब के लिए आपके ही गांव में, आपके शहर में व्यवस्था कर दूंगा। यहाँ से मैं एक जगह भेज दूंगा, एक लड़के या सेल्समैन को वहाँ पे नियुक्त कर दूंगा, जिसके माध्यम से जिस भी लड़के को किताब चाहिए उसको जो है कि 140 रुपये में किताब वहीं पे मिल जाएगी। और इस किताब को पढ़ो, मेरे वीडियो को पढ़ो, आपको एक एक सवाल बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आपको कहीं भी ट्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने स्कूल में पढ़ो, अपने कॉलेज में पढ़ो, अपने अध्यापक से पढ़ो और मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे वीडियो को देखते रहो, मेरी
किताब इसलिए लेने को बोल रहा हूँ, किसी भाई के पास अगर मोबाइल नहीं है तो वो वीडियो नहीं देख पाएगा, तो वो बच्चा इसके माध्यम से आप अपने घर पे ही जा कर के सेल्फ स्टडी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो बस आज मैं इतना ही बता रहा हूँ, आगे जो है आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। धन्यवाद।